फिर से आपको हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो आप देख पा रहे हैं कि आज हम आपको बताने वाले हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इसके साथ साथ आपको हम बताएंगे कोरोजन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्यूल सेल होता क्या है। फ्यूल सेल मतलब अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसके बाद में आपने उसी में पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट सेल। फ्यूल सेल का मतलब क्या है कि किसी भी फ्यूल को, जैसे आपका मेथेन है, एथेन है, पेट्रोल है या फिर हाइड्रोजन है, कोई भी फ्यूल गैस है, उसको डायरेक्ट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर दें तो उसे हम कहते हैं फ्यूल सेल। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास फ्यूल है जिसमें से आपका सीएनजी है, एलपीजी है, पेट्रोलियम है, ये सारे के सारे जो फ्यूल हैं उनको अगर हम एक ही स्टेप मतलब डायरेक्ट फ्यूल को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दें तो इस टाइप का जो भी सेल होता है उसे हम कहते हैं फ्यूल सेल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में ऐसा कोई फ्यूल सेल नहीं है, लेकिन फ्यूल सेल को बनाया गया, लेकिन ये भी अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। अब से सपोज दैट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्लेस हैं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो हमारे पास मेथड है वो स्पेशली पहला है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े से क्या होते हैं, फर्नेस होते हैं, भट्टियां होती हैं, उसके अंदर हम कोयले को डालते हैं, फिर वो कोयला बर्न करता है, उसके बाद फिर उस कोयले से भट्टी के ऊपर लगा हुआ जो बॉयलर होता है उस बॉयलर के पानी को हम गर्म करते हैं। जब हम बॉयलर के पानी को गर्म करते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो बॉयलर का पानी जो होता है वो वेपर में जाता है और वेपर को हाई प्रेशर पे टरबाइन के पंखे पे यानी जनरेटर के पंखे पे डाला जाता है, जिसकी वजह से वेपर के प्रेशर की वजह से जो जनरेटर या टरबाइन है वो रोटेट करता है। अब जनरेटर या टरबाइन का जब पंखा रोटेट करता है तो आपको पता है कि जनरेटर या डायनेमो क्या होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। मतलब हमने वेपर के थ्रू हमने क्या किया कि जनरेटर या डायनेमो के फैन को रोटेट कराया, जिससे आपका मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस हुआ, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको दिया। लेकिन उससे हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कैसे? जैसे आपने थर्मल पावर प्लांट में कोयले का यूज़ करते हैं तो उसकी जो इफिशियंसी है वो 35 to 40% है। यानी हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो बाय द थर्मल पावर प्लांट। लेकिन उससे हमारे देश का जो कोयला है, मैंने आपको क्या बताया कि थर्मल पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है क्या, कोयला, और इस कोयले का 35 to 40% ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर पाते। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमने 100 kg कोयला लिया है उसमें से 35 to 40 kg कोयले के बराबर हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, और बाकी जो कोयला है वो वेस्टेज में चला जाता। अब वेस्टेज मतलब सपोज दैट आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इसके साथ साथ वो जो भट्टी यानी कि जो आपका फर्नेस है, फर्नेस जब जल रहा होता है तो हीट का रेडिएशन करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हीट भी रेडिएट हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के थर्मल पावर प्लांट से हमको बहुत ही ज़्यादा इफिशियंसी इलेक्ट्रिसिटी की नहीं मिलती है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट का जो इफिशियंसी है बहुत ही कम। हमारे पास जो दूसरा प्लांट है उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक पावर प्लांट। हाइड्रोलिक पावर प्लांट का क्या मतलब है, जिसको आप कहते हैं डैम यानी कि बांध। यानी हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो दूसरा मेथड है वो है डैम। अब डैम में क्या होता है कि उसमें किसी भी रिवर के ऊपर डैम लगाते हैं, यानी बांध बनाते हैं, फिर बांध बनाने के बाद वहां पे पूरा का पूरा पानी कलेक्ट करते हैं, और पानी को कलेक्ट करने के बाद फिर उसको हाई वेलोसिटी यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम फेंकते हैं तो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो उसकी जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है उसके रास्ते में हम टरबाइन के फैन को रखते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन का फैन रोटेट करता है और फिर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हमारे देश में यानी आपको हाइड्रोलिक पावर प्लांट बनाने के लिए डैम बनाने में बहुत सारा खर्चा होता है। उसके साथ साथ डैम हर एक रिवर पर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डैम जो है उस रिवर पर ही बनाया जा सकता है जिसमें पूरे के पूरे ईयर अच्छी क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अगर किसी रिवर में पानी सूख जा रहा है तो फिर डैम बनाने का जो खर्च आता है, करोड़ों अरबों रुपए का जो खर्च आता है वो बेकार हो सकता है। यानी यहाँ पे खर्च भी ज़्यादा है। इसके साथ साथ हाइड्रोलिक पावर प्लांट उसी रिवर बनाए जा सकते हैं जिसमें पूरे ईयर अच्छी क्वांटिटी में क्या हो, पानी हो। अगर मान लीजिए कि उस साल बारिश ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है, डैम लोग खोल देते हैं, डैम के कुछ दरवाजे खोल देते हैं, जिसकी वजह से अचानक ही बाढ़ आ जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तीसरा जो प्रॉब्लम यानी हमारे देश में जो तीसरा प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब जहां पे यूरेनियम का यूज किया जाता है, यूरेनियम को एक्सप्लोड कराया जाता है, उसके बाद उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी को, उसके हीट को वाटर को वेपर में चेंज करने के बाद में फिर हम इलेक्ट्रिक या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है कि यूरेनियम 235 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है, यूरेनियम 235 जिसका हमारे विश्व का जो परसेंटेज है यानी कि प्रोडक्शन है वो 0.7% है, और इस 0.7% में पूरा का पूरा विश्व के जितने भी कंट्री हैं सब डिपेंड करते हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियर यानी यूरेनियम का यूज एटम बम के लिए किया जाता है, तो इसलिए ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके भी लिमिटेशन है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ से रेडिएशन निकलेगा और उस रेडिएशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो हमारा यूज कहाँ पे हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मैक्सिमम यूज होता है अपोलो स्पेस प्रोग्राम में, यानी कि कोई भी स्पेस शटल यानी स्पेस में जा रहा है तो उसके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं, तो वो जो स्पेस शटल है वो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं, और इसी फ्यूल का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है उसको हम आप देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में एक कंटेनर है जो आपको दिख पा रहा है, ये आपका कंटेनर है। इसके बीच में आपको हमने रखा है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा है। इसके किनारे में एनोड है और इस किनारे में कैथोड है, जो कि आपको लिखा हुआ है पोरस कार्बन कैथोड। लेकिन ये जो पोरस कार्बन कैथोड होता है उसके सरफेस पे प्लेटिनम या प्लेटिनम ब्लेंड की क्या किया जाता है, लेयरिंग किया जाता है। एनोड और कैथोड दोनों पोरस होते हैं। वो पोरस इसलिए होते हैं क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर से हमको क्या लाना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा तो ही केमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होगा। इसलिए हम यहाँ पे पोरस कार्बन प्लेट लेते हैं। अब इस पोरस कार्बन प्लेट के जस्ट सरफेस पे हम क्या करते हैं, प्लेटिनम या फिर प्लेटिनम ब्लेंड की लेयरिंग कर देते हैं। ये दोनों साइड हम कर देते हैं। उसके बाद में फिर इसको हम कॉपर वायर से बाहर की तरफ कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जिस प्लेट पर हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस फ्लो कर रहे हैं वो एनोड होगा, और जिस प्लेट पर हम ऑक्सीजन गैस फ्लो कर रहे हैं वो क्या होगा, कैथोड होगा। तीसरा हमने यहाँ पे लिखा है एनोड माइनस साइन लिखा है, कैथोड प्लस साइन लिखा है। ओके, अब यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। इस वाटर वेपर को हम कंडेंस करके ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमारे पास है एनोड। एनोड रिएक्शन क्या है कि एनोड पे हमने क्या डाला, एनोड पे हमने डाला हाइड्रोजन गैस। आप यहाँ देख पा रहे हैं हाइड्रोजन गैस हमने एनोड पे डाला है, और अंदर की तरफ से क्या है, हमने आपको बताया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एनोड से हाइड्रोजन गैस हमने डाला, फिर उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड आयन मींस हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है वाटर। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन जो कि एनोड रिएक्शन है। उसके बाद फिर हमने क्या बताया आपको कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस हमने डाल दिया, सॉरी कैथोड पर हमने क्या डाल दिया, ऑक्सीजन गैस डाल दिया। अब कैथोड पर जब हमने ऑक्सीजन गैस डाला तो आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, जिसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के 4 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें चला जाता है, 4OH माइनस में। फिर ये जो 4OH माइनस है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑक्सीजन का क्या हो गया है, रिडक्शन, और यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया है ऑक्सीडेशन। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि जो 4OH माइनस है वापस इसका हम यूज कर सकते हैं। अगर हम टोटल रिएक्शन की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि 4OH माइनस हम यूज कर रहे हैं, फिर वापस कैथोड पे 4OH माइनस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन एनोड से हमारा वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस हुए, 4, जिसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल कैथोड पर यूज हो रहे हैं, यानी हमारे पास जो वाटर का नेट गेन है वो है 2 वाटर मॉलिक्यूल। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां से जो वाटर वेपर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H2O वाटर वेपर निकलेगा, और इस वाटर वेपर को अगर हम कंडेंस कर लें तो वो एक डिस्टिल वाटर होगा जो कि प्योर वाटर होगा, और इसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि ओवरऑल अगर हम रिएक्शन करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, और इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल का जो वोल्टेज है वो है 1.23 वोल्ट। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का जो वोल्टेज है 1.23 वोल्ट है, और इसको एक दूसरे के साथ
सीरीज के थ्रू अगर आप जोड़ते चले जाते हैं तो आपको बहुत सारा वोल्टेज मिल सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि इसका वीकनेस क्या है। वीकनेस ये है कि सबसे पहली बात यह है कि हाइड्रोजन लाइट गैस है, यानी इसको हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी हम नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जो इफिशियंसी है वो 70% से ज्यादा है, जबकि अभी हमने आपको बताया कि हमारे थर्मल पावर प्लांट का जो इफिशियंसी है वो 35 to 40%, यानी कि थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज्यादा इफिशियंसी है किसका, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल से हमें बेनिफिट क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल से हमें बेनिफिट है, पहला इसकी जो इफिशियंसी है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको ज़्यादा मिलती है और हमारा जो एक्सपेंस है वो कम हो जाता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये किसी भी टाइप का पॉल्यूशन नहीं करता, यानी ये किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता, क्योंकि आपको देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने के बाद में जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो वाटर है, और वाटर आपको किसी भी तरह से इसको आपको मतलब पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात है, इसमें न तो कोई एयर पॉल्यूशन होता है और न ही कोई साउंड पॉल्यूशन होता है, मतलब एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, यानी किसी भी टाइप का पॉल्यूशन इससे नहीं होता। अब इस सेल का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो अपोलो स्पेस प्रोग्राम के दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी सेल का हम यूज करते हैं तो वो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल को हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में भी लेते हैं स्पेस शटल चलाने के लिए। इसके साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एनोड और कैथोड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बाद उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज स्पेस शटल प्रोग्राम में किया जाता है। और इसके साथ साथ वहां से निकलने वाला जो भी वाटर वेपर है उसको कंडेंस करके जो स्पेस शटल में जाने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेशली उसका यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज में। अभी हम समझते हैं, आशा करते हैं कि ये जो आपका फ्यूल सेल है यानी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वो पूरी तरह से आपको कॉन्फिडेंस हो गया होगा, यानी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट आपका है कि आप किसी भी सेल का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब किसी भी सेल का एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन सेल की बात हमने किया था, इसलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन सेल की एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो एफिशिएंसी यानी कि efficiency of any cell is donated by the eta। अब ये eta इज इक्वल टू हो गया डेल्टा जी बाई डेल्टा एच इंटू 100। अब क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि सर ये डेल्टा जी आया कैसे, -237.39 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच कहाँ से आया? अब हम आपको बता दें कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो इसके लिए होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन फ्यूल है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है तो डेल्टा जी आता है -285.8 किलो जूल पर मोल। माइनस इसलिए क्योंकि आपको मैंने बताया कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन वाटर बना रहा है, दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है उसको हम माइनस से शो करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि डेल्टा जी कहाँ से आ गया। अब डेल्टा जी के लिए आपको पता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE0 सेल, ओके, ये भी माइनस में होता है। अब n में आप कितना मोल ले रहे हैं उस हिसाब से, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 1 n ले लिया इंटू 96,500, यानी n का मतलब है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं लॉस और गेन जो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है वो स्पेशली 4 का हो रहा है, तो आप यहाँ पे 1 के बजाय क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको ई सेल हमने यहाँ बताया है कितना है, 1.23 वोल्ट है। इस प्रकार ये पूरे का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको डेल्टा जी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -237.39 किलो जूल पर मोल। यानी ये जो वैल्यू हो गई वो आपका डेल्टा जी की वैल्यू हो गई, कहां से आ गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल। तो -237.39 किलो जूल पर मोल ये डेल्टा जी की वैल्यू है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। इसके साथ साथ हाइड्रोजन का जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है डेल्टा एच वो -285.8 है इंटू 100, यानी परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 करेंगे, तो यहाँ पर हमने कर दिया 100। इस तरह जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको कितना परसेंट मिलेगा, 83% मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी सेल की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी सेल की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता, 100% से कम ही इफिशियंसी होगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आपको फ्यूल सेल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन मतलब संक्षारण, जंग लगने की क्रिया। आपने देखा होगा कि वायुमंडल में जितने भी यानी कि एटमॉस्फेयर में जितने भी मेटल हैं उनके सरफेस पे ऑक्सीजन आकर के डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो शाइनिंग होती है वो डल हो जाती है, यानी कि उनकी जो शाइनिंग होती है वो
फीकी पड़ जाती है। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी मेटल हैं जिनके सरफेस पे ऑक्सीजन का जब लेयरिंग लगता है तो उनके कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आयरन के सरफेस पे अगर ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रहा है तो वो बना लेता है डार्क ब्राउन कलर का कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं रस्ट यानी कि जंग। दूसरा आपका है कि अगर आपके कापर का कोई भी मेटल है, उसके सरफेस पे ऑक्सीजन आता है तो उसके सरफेस पे ग्रीन सॉल्ट लग जाता है। मतलब क्या है कि ओपन एटमॉस्फेयर में कोई भी मेटल अगर रखा हुआ है तो मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन का जमा होना रस्टिंग प्रोसेस है, यानी कि कोरोजन प्रोसेस, यानी कि संक्षारण है। तो सिंपल से अगर आप कहें तो आपको पता है कि जितने भी मेटल होते हैं सभी मेटल जो होते हैं वो शाइनिंग होते हैं, यानी उनके मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है। और उस मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन का जमा हो जाना, जिसकी वजह से उस मेटल की जो शाइनिंग होती है वो डल हो जाती है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ में केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनके कलर चेंज हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के रस्टिंग का जो प्रोसेस यानी कोरोजन का प्रोसेस है वो किसकी वजह से है? ऑक्सीजन की वजह से। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो काफी रिएक्टिव गैस है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? हाई है। इस वजह से मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन का फिजिकल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए, या फिर केमिकल बॉन्ड की वजह से उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए यानी जमा हो जाए, फिर केमिकल बॉन्ड बना ले, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, यानी कि संक्षारण कहते हैं, या फिर उसी को आप कह सकते हैं रस्टिंग। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है कि रस्टिंग भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह कार्य करता है। अब रस्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल यानी कोरोजन जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क कैसे कर रहा है? अब सिंपल सी बात समझो, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन के पास में इस इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और आपको यह भी पता है कि जितने भी मेटल होते हैं सबके आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही लेस होती है। इसका मतलब क्या समझे आप? कि इलेक्ट्रॉन आपका जो ऑक्सीजन है उसका इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा है, साथ में जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन लॉसिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लेस होती है। इस तरह जब भी किसी मेटल के सरफेस पे यानी कि मेटल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उस मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर किसी भी टाइप का कोई भी डिस्टरबेंस हो जाता है तो जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स लेस हो जाता है। जैसे मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका अट्रैक्शन फोर्स लेस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सरफेस पे आ जाते हैं। अब उस सरफेस पे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, यानी मेटल के सरफेस पे मेटल का इलेक्ट्रॉन ही क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो मेटल किस तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद में फिर क्या है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है। इस रिएक्शन को कराने के लिए मॉइस्चर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको पता है कि मॉइस्चर अगर होगा तो ब्रेक डाउन, ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन का रहना बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया कि जो एनोड है यानी मेटल किस तरह बिहेव कर रहा है? एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। जिस सरफेस पे यानी कि जिस प्लेस पर मेटल के जिस प्लेस पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो प्लेस बिहेव करता है कैथोड की तरह, यानी कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। इसके साथ साथ उस मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जिस प्लेस पर मेटल के सरफेस पे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसी प्लेस पर वो प्लेस कैथोड की तरह बिहेव करता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि मेटल के सरफेस पे यानी कि जो रस्टिंग प्रोसेस है, जो कोरोजन प्रोसेस है, वो एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें मेटल एनोड बनता है और जो ऑक्सीजन है वो कैथोड बनता है। अभी देखिए आपका जो रस्टिंग प्रोसेस है यानी कि सबसे ज्यादा हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोरोजन से बर्बाद होने वाला कोई मेटल है तो वो आयरन है। तो यहाँ पर जो कोरोजन का रिएक्शन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि कोरोजन एक्चुअल कैसे होता है।
आपको पता है कि मेटल का जो एंट्रोपी है, यानी मेटल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेटल की एंट्रोपी जीरो होने वाली नहीं है। इसका मतलब है कि मेटल में रेंडमनेस है, डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा अगर आप मेटल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते समय या फिर किसी भी रीजन से अगर मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया या उसके सरफेस पे स्क्रैच आ गया, यानी किसी भी टाइप का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ गया, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज आ जाने की वजह से उसके सरफेस पे जो कोरोजन प्रोसेस है, यानी जो रस्टिंग प्रोसेस है, वो काफी तेजी के साथ में इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि उसका जो क्रिस्टल लैटिस है, यानी जो आपका क्रिस्टल है स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन काफी तेजी के साथ उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है जो उसके सरफेस पे होता है। रस्टिंग का जो प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आयरन का एग्जांपल लेते हुए हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आयरन रस्ट में बहुत तेजी के साथ चला जाता है और करोड़ों रुपए का, पूरे वर्ल्ड में एवरी ईयर करोड़ों रुपए का जो आयरन है वो रस्ट के फॉर्म में चला जाता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक आयरन टुकड़ा ले रखा है। अभी आयरन टुकड़ा ले रखा है तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आयरन टुकड़े के अंदर क्या होगा, आयरन होगा। अभी जो आयरन टुकड़े में आयरन होगा तो आपको पता है कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, दूसरे आयरन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको सरफेस पे से कौन लेगा, H+ के प्रेजेंस में कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। जब ऑक्सीजन H+ के प्रेजेंस में ऑक्सीजन ले लेगा तो ऑक्सीजन किस में आ जाएगा, माइनस में, और हाइड्रोजन किस में है, प्लस में। अब ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। कितना वाटर हो जाएगा आपका, 2H2O वाटर बना लेंगे। अब इसके साथ साथ यहाँ पर Fe क्या हो गया, ये आपका हो गया Fe2+ और ये भी क्या हो गया, Fe2+ हो गया। अब जो Fe2+ है वो अगेन ऑक्सीडाइज होगा, तो चेंज होता है Fe3+ और Fe3+ में। इस तरह वो वापस क्या करेगा, 1/2, यानी एक ऑक्सीजन को और भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि 2 Fe मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो वो एक ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन और दे सकता है। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका Fe2O3। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि आयरन पे रस्टिंग का प्रोसेस हम समझ रहे हैं, तो आयरन क्या बनेगा, आयरन एनोड बनेगा। तो एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है। अब आप यहां देख रहे हैं कि 2 आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन, एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यानी कि 2 आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं कि इनके सरफेस पे आगे आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको ऊपर की तरफ दिखाया है, तो जो आयरन के इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पे मूव कर रहे थे। अब सरफेस पे जब मूव कर रहे हैं तो जिस सरफेस के जिस प्लेस पर ऑक्सीजन आकर के उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, देख पा रहे हैं आप, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बना लिया, 2H2O बना लिया। अब हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, Fe चेंज हुई, Fe हो गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन आया, फिर आपका हो गया 4H+, फिर ये बदल गया 2Fe2+ और 2H2O। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन। अब उसके बाद में फिर हमने आपको क्या बताया कि ये जो 4H+ है, ये जो 4H+ है ये मॉइस्चर से भी मिल सकता है। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड, जिसका नाम है, आप फार्मूला देख सकते हैं, H2CO3, इसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो आपका हो जाता है 2H+ CO3 माइनस, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये जो रस्टिंग प्रोसेस के लिए, ये जो रस्टिंग प्रोसेस के लिए H+ चाहिए वो मॉइस्चर से भी आ सकता है, और इसके साथ साथ कार्बोनिक एसिड से भी H+ आ सकता है। और ये जो H+ है वो रस्टिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यही वो जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फिर हमने यहाँ पे लिखा है 2Fe2+, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने वापस हाफ O2 लिख दिया, हाफ O2 प्लस 2H2O। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, लेकिन यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। इसका सीधा सा मतलब है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 1 ऑक्सीजन, ये 3 हो गया। तो ये दोनों के तीनों जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ बाइंड होके क्या बना लिए, Fe2O3। अब Fe2O3.XH2O, यही फार्मूला होता है किसका, रस्ट का।
मतलब साफ है कि आयरन ऑक्साइड में बदल गया और उसके साथ मॉइस्चर होगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉइस्चर ही रस्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट होता है कि अगर हम इसका एक एग्जांपल आपके लिए दें कि रस्टिंग जो प्रोसेस है, रस्टिंग प्रोसेस के दौरान आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में एटमॉस्फेयर मॉइस्चर कम हो जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में एटमॉस्फेयर मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो मॉइस्चर बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है, और H+ जब बढ़ता है तो रस्टिंग का प्रोसेस भी बढ़ जाता है। अब रस्टिंग का प्रोसेस बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा अगर रस्टिंग अगर किसी भी सीजन में होता है तो होता है रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में H+ की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप ऐसा कह सकते हैं कि जो H+ है वो रस्टिंग प्रोसेस के लिए कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रस्ट बनने के बाद में पूरा का पूरा H+ क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो गर्मी के मौसम में रस्टिंग कम होती है क्योंकि गर्मी के मौसम में मॉइस्चर कम होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मॉइस्चर होता है वो रेनी सीजन में होता है, और सबसे ज्यादा अगर रस्ट का फॉर्मेशन अगर किसी सीजन में लगता है तो वो है रेनी सीजन। इससे आप समझ सकते हैं कि जो H+ है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और वो रस्टिंग प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट कैटलिस्ट हो सकता है, और जो H+ है वो मॉइस्चर से मिल सकता है, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में कार्बोनिक एसिड होता है जिसमें से मॉइस्चर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है। हम ये समझते हैं कि आप इस रस्टिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि रस्टिंग यानी आयरन को हम रस्ट में जाने से कैसे बचा सकते हैं। तो कुछ टेम्पोररी मेथड होते हैं और कुछ होते हैं परमानेंट मेथड। अब हम टेम्पोररी मेथड की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आयरन जो है वो ओपन एटमॉस्फेयर में रखा हुआ और उसके ऊपर रस्ट बनने का चांस है, तो उस बेटर ये है कि आप अगर उसको टेम्पोररी बचाना चाहते हैं तो आप उसके सरफेस पे ऑयल लगा सकते हैं या फिर ग्रीस लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि मान लीजिए कि ये हो गया आपका आयरन का सरफेस। अब इस आयरन के सरफेस पे आपने क्या लगा दिया, आपने ऑयल या फिर ग्रीस की लेयरिंग कर दिया। अब ऑयल और ग्रीस की लेयरिंग करने के बाद क्या हो गया कि इसके ऊपर ऑक्सीजन है, इसके साथ साथ मॉइस्चर भी है, और इसके सरफेस के नीचे क्या है, मेटल है। यानी कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए कि ये मेटल हो गया और मेटल के सरफेस पे आपने क्या लगा दिया, ऑयल लगा दिया या फिर आपने क्या लगा दिया, ग्रीस लगा दिया। तो इसके ऊपर ऑक्सीजन है और H+ भी है, तो ये ऑक्सीजन या H+ जो, और नीचे क्या है, मेटल है। तो मतलब मेटल को एक टेम्पोररी मेथड से यानी ऑयल से या फिर ग्रीस लगा करके आपने क्या कर दिया, एक बैरियर लगा दिया। बैरियर मतलब ग्रीस या ऑयल जो है वो मेटल के सरफेस पे बैरियर आपने लगा दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अथवा H+ जो है वो मेटल तक पहुंच नहीं पा रहे। तो ये टेम्पोररी मेथड है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा मेथड नहीं है। फिर उसके बाद में आपका आता है दूसरा बाई पेंट। अब देखिए पेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत सारे मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं, पेंट या वार्निश लगा देते हैं। पेंट या वार्निश लगा देने से भी मेटल का जो कोरोजन है यानी कि आयरन का जो रस्टिंग है वो रुक जाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि एक डिफाइनाइट टाइम के बाद में जो पेंट है वो पपड़ी के फॉर्म में यानी कि लेयर बाय लेयर क्या होने लगता है, हटने लगता है। अब जैसे ही लेयर यानी कि अब सवाल यहाँ पर है कि यहाँ पे आपने ऑयल लगाया था, अब सेकंड प्रिकॉशन क्या है, सेकंड प्रिकॉशन ये है कि आप यहाँ पे क्या लगा दो, पेंट लगा दो। अब पेंट लगा दोगे तो पेंट भी उसका एक टाइम होता है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, लेकिन एक डिफाइनाइट टाइम के बाद वापस वो जो आपका पेंट है वो धीरे धीरे पानी की वजह से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। जब पेंट अगर पानी की वजह से छूट गया, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि पेंट छूटने के बाद फिर मेटल किसके कांटेक्ट में आ गया, ओपन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया। अब ओपन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में अगर आ गया है तो रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है कि आप आयरन मेटल को कोटेड कर दीजिए विद द वेरी रिएक्टिव मेटल। आपको पता है कि आयरन पर रस्ट ज्यादा बन रहे हैं, तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल का अगर कोटिंग हम कर दें, जिंक की कोटिंग या फिर मैग्नीशियम की कोटिंग हम कर दें आयरन मेटल के सरफेस पे, तो आपको पता है कि जिंक का रिएक्टिविटी और मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन लॉसिंग कैपेसिटी वो कहीं ना कहीं आयरन से ज्यादा है। इसका मतलब है जिंक जो है वो एनोड बन सकता है, मैग्नीशियम जो है एनोड बनेगा, लेकिन जो आयरन है वो न तो एनोड बनेगा और न ही कैथोड बनेगा, बल्कि जिंक के सरफेस पे रस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि जिंक एनोड बन रहा है और ऑक्सीजन क्या बन रहा है, कैथोड बन रहा है। तो इस तरह आप जिंक या फिर मैग्नीशियम या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि हाई
रिएक्टिव हाई रिएक्टिव मेटल का लेयर कर देते हैं हम अगर आयरन के सरफेस पे, तो आयरन फुल्ली प्रोटेक्ट हो जाता है बाय द रस्टिंग। लेकिन इस प्रोसेस को यानी कि हाई जिंक या फिर मैग्नीशियम के लिक्विड को हम आयरन के सरफेस जब हम कोटेड करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम गैल्वेनाइजिंग, और गैल्वेनाइजिंग करने के बाद जो हमें आयरन मिलता है उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। ये एक परमानेंट मेथड है। इसके साथ साथ अगर हम एक बात करें तो एक आपको होता है सैक्रिफिशियल एनोड। सैक्रिफिशियल एनोड क्या होता है आपको समझ में आता है कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में ही विक्रमादित्य करके एक बहुत बड़ा शिप है। अब वो जो शिप है, यानी हमारे देश में बहुत सारे शिप हैं, यानी अलग अलग देशों में बहुत सारे शिप हैं। अब जो शिप है वो आपको पता है कि वो फुल्ली वाटर में रहता है, और वाटर के साथ साथ वो बाहर भी आता रहता है और अंदर भी जाता रहता है, यानी हवा के कांटेक्ट में आता रहता है। इसके साथ साथ आपको पता है कि जो सी वाटर है वो ऑलरेडी मतलब उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर उस शिप फुल्ली बना होता है किससे, मेटल यानी आयरन का बना होता है। अगर आयरन में रस्टिंग हो गया तो आपको पता है कि शिप के अंदर किसी वाटर के अंडरग्राउंड में किसी भी प्लेस पे अगर छोटा सा भी होल हो गया तो पूरी की पूरी शिप जो है वो समुद्र में डूब जाएगी, जिससे देश को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए आयरन से बने शिप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वो स्पेशली शिप के सरफेस पे यानी अंदर की तरफ जो पानी में डूबा होता है वहां पर जिंक या फिर मैग्नीशियम के बड़े बड़े से रॉड कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका शिप हो गया और ये शिप के अंदर इस तरह कुछ रॉड बड़े बड़े से अलग अलग टाइप के मेटल यानी एक्टिव मेटल के रॉड हम लगा देते हैं। एक्टिव मेटल के रॉड लगा देने से क्या होता है कि कोरोजन जिंक के सरफेस हो गया, मान लीजिए आपका क्या हो गया, जिंक हो गया या फिर आपका हो गया मैग्नीशियम। अब ये किसका बना हुआ है, Fe का, और ये पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है। इसलिए अब ये जो आपका जिंक या फिर मैग्नीशियम को जो हमने रॉड लगा रखे हैं, आपको पता है कि जिंक और मैग्नीशियम दोनों ही आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ये दोनों आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हैं तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यानी एनोड बनेगा, और यानी कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी कि जिंक एनोड बनेगा और आयरन ऑक्सीजन क्या बनेगा, कैथोड बनेगा, या फिर मैग्नीशियम एनोड बनेगा और ऑक्सीजन कैथोड बनेगा। लेकिन इस दोनों प्रोसेस में आयरन का कुछ नहीं होगा, मतलब आयरन में कोई भी टाइप का कोई चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर आयरन को बचाने के लिए जिंक भी क्या था, एनोड बनेगा, कॉपर यानी आयरन के रेफरेंस में जिंक एनोड बनेगा, आयरन के रेफरेंस में मैग्नीशियम क्या बनेगा, एनोड बनेगा। लेकिन आयरन को बचाने के लिए जिंक या फिर मैग्नीशियम जो एनोड बन रहे थे वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, और ये जो सेक्रीफाइस मेटल कर रहे हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, एनोड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह हम जिंक और मैग्नीशियम को आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक और मैग्नीशियम अपने आप को बलिदान कर देते हैं यानी सेक्रीफाइस कर देते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सैक्रिफिशियल एनोड। ठीक है, इसके पहले अब आपका लगभग तीसरा चैप्टर एनसीईआरटी का लगभग तीसरे चैप्टर के लगभग सभी टॉपिक को हमने यहाँ पे लिया है। आप पूरी वीडियो को एक एक करके हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर एक एक करके सारे वीडियो को आप अच्छे से देखिए ताकि आपको तीसरा चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में यानी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाओ। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम कोशिश करेंगे कि आपके तीसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लेके आए, एक एक न्यूमेरिकल आपका सॉल्व करा देते हैं। और फर्क इतना ही है कि आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करिए ताकि आपका जो 12th क्लास का रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अभी हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं, उसका नाम है निकल कैडमियम बैटरी। वो एक छोटा सा था, छूट जा रहा था। मैंने आपको बताया कि निकल कैडमियम बैटरी भी बिल्कुल जो दीवार की घड़ी होती है वैसा होता है, लेकिन निकल कैडमियम बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है यानी बनाने की जो मेथड है वो काफ़ी क्या है, एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। इस वजह से हम निकल कैडमियम बैटरी का यूज़ अपनी लाइफ में बहुत ही कम करते हैं यानी कि न के बराबर करते हैं।
लेकिन वो भी आपके एनसीईआरटी का एक सिलेबस है। तो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पर एक रिएक्शन शो कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि निकल कैडमियम बैटरी में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं CD जिसको हम कैडमियम कहते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2NiOH का थ्राइस। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे Ni का यानी कि दोनों Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6 है। दोनों Ni का, एक Ni का +3 है लेकिन दोनों Ni का क्या है, +6 है। यहाँ पे कैडमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। अब इसको हम नीचे की तरफ ले लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया आपका CDO प्लस 2NiOH का ट्वाइस प्लस H2O। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कैडमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, तो यहाँ पे कितना हो गया, +2। मतलब इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। यहाँ पे दोनों के दोनों निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, तो यहाँ पे दोनों के दोनों निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। इसका मतलब क्या हो गया कि इसने, निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ये क्या बन गया, आपका वाटर बन गया। इसके पहले भी आपको मैंने बैटरी बताया था, तो उसमें वाटर बन रहा था, यानी लेड स्टोरेज सेल में भी वाटर बन रहा था। अब उसी वाटर का डिकम्पोज अगर हम करा देते हैं तो वापस से क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में आप आगे पीछे देख सकते हैं। लेकिन इस सेल का यूज, हमने आपको बताया कि इस सेल का हम यूज बहुत कम करते हैं। उसका कारण यह है कि इसके बनाने का जो मेथड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से ये जो सेल ही है वो खुद ही काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको तीसरे चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा, और किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं ताकि हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसके पहले आप कमेंट्स करके आप हमें बता दीजिए कि सर ये वाला न्यूमेरिकल हमको नहीं आता। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसका न्यूमेरिकल नंबर या फिर न्यूमेरिकल को पूरी तरह से लिख कर अगर आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में देते हैं तो हम स्पेशली उसी न्यूमेरिकल को इस बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। अब एक समस्या आती है कि हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन सारे न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व करते हैं और सपोज दैट आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल उसमें आते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल ही आपको प्रॉब्लम है, तो 2-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो अपने 2-4 न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन लेते हैं। एग्जाम्पल हो या फिर न्यूमेरिकल हो, आप कोशिश करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे। आप कोई दूसरा न्यूमेरिकल देंगे तो भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है कि सबसे पहले आप अपने बोर्ड पे फोकस कीजिए, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, एक्सरसाइज से आते हैं या फिर एग्जाम्पल से आते हैं। तो अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल पूरी तरह से क्लियर नहीं होता तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में वो न्यूमेरिकल नंबर लिख करके डाल देंगे, जिसको हम पढ़ने के बाद में स्पेशली उस स्टूडेंट के लिए हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके उसका वीडियो स्पेशल बना के आपको ग्रुप में हम भेज देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक आप पूरे वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर अपनी प्रॉब्लम बताइए ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में आपका सलूशन कर सकें। ओके, थैंक यू।